कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। और हिंदी टीजीटी की प्रीवियस ईयर की ये सीरीज़ चल रही है। ये मेरी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास और डाल दी है जिसका पार्ट 1 था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे आइए, मोस्ट वेलकम आपका। और प्रीवियस ईयर में हिंदी टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और ये सेकंड क्लास है। वीडियो को शुरू करते हैं और फुल वॉच करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है। शिवराज भूषण ने तो कितने अलंकारों का निरूपण किया है यहाँ पर 105। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 अलंकारों का निरूपण किया है। अलंकार को हम दो भागों में बांटते हैं। अलंकार को कितने भागों में बांटते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम शब्द के आधार पर बांटते हैं और दूसरा हम अर्थ के आधार पर बांटते हैं। यहाँ शब्द के आधार पर 100 को बांटा गया है। किसके अनुसार? शिवराज भूषण के अनुसार। ठीक है, और भूषण ने ही लिखा है। और अर्थ के आधार पर 5 को बांटा गया है। जबकि हम और दूसरी तरह से बात करें तो अलंकार को वहाँ पर भी दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो हमने अभी तक पढ़ा है 12 तक में कि जो शब्दालंकार है उसको यामक, ठीक है, और अनुप्रास और वक्रोक्ति और श्लेष, तो ये किस में आ जाते हैं? शब्दालंकार में। बाकी 5 भागों में अर्थालंकार को, जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, मानवीकरण है और अतिशोक्ति है, ये अलंकार किस में बांटे गए? ये अर्थालंकार में बांटे गए। लेकिन यहाँ पर एक बात कह दी कि शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है, तो 105 अलंकारों का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और पिछली वीडियो में भी 30 क्वेश्चन थे और इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी चैप्टर से। बाकी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बहुब्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमा के योग में कौन सी विभक्ति है। नमा के योग में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत है। हिंदी का सबसे पहला यात्रा व्रत पूछा जा सकता है, कौन सा है? तब आपको याद रखना है सरयू पार की यात्रा। क्या याद रखना है? सरयू पार की यात्रा। और लिखा किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। हिंदी का पहला यात्रा व्रत है। यहाँ पूछा जा रहा है कि खुली आंखों का सपना एक यात्रा व्रत है, इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है? ये तो मरुधर मृदुल ने लिखा है। 4 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे घूंघट है, आहट है, आसपास है, ठीक है, और तुष्टीकरण का सच है। तो ये मरुधर मृदुल की और भी रचनाएं हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था, तो पद्मावत का जो बंगला लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है वो किसने किया है? आलो उजाला ने किया है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पद्मावत को लिखा किसने है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी में लिखा है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्षाबंधन नाटक के लेखक हैं।
रक्षाबंधन क्या है? एक नाटक है। विधा की दृष्टि से ये भी पता होना चाहिए। हरिकृष्ण प्रेमी ने क्या लिखा है? हरिकृष्ण प्रेमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन नाटक को हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। एक नाटक और है, आन का मान। आन का मान नाटक है, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। सफियतनुसा, मेहरुन्निसा, अजीत सिंह, ठीक है, दुर्गादास, ये क्या है? औरंगजेब, अकबर द्वितीय, ये इस नाटक के सारे पात्र हैं। आन का मान नाटक अच्छा नाटक है, बढ़िया है। अब तो पात्रों से भी रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी टीजीटी में पूछने लगा है, काफ़ी टफ पेपर अब बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कप्तान जोशी और बानो किस कहानी के पात्र हैं? विधा की दृष्टि से क्या है? कहानी है। कप्तान जोशी और बानो किस कहानी के पात्र हैं? तो लाठी कहानी के पात्र हैं, ठीक है। इसमें प्रभा भी पात्र है, अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से पता होगा। एक प्रभा है, कप्तान जोशी है, ठीक है। कप्तान जोशी की ही दूसरी पत्नी है प्रभा, कप्तान जोशी की ही पत्नी है लाठी, और कप्तान जोशी की ही पत्नी है बानो। पहले नाम बानो था, बाद में उसका नाम लाठी पड़ा है, और लाठी ही कहानी का भी नाम है, ठीक है। किसने लिखा है ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी याद रखना है। शिवानी के द्वारा लिखित है, ये एक लेखिका है शिवानी, उन्होंने इसको लिखा है। लाठी एक कहानी है जिसके पात्र मैंने बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन बना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल? चांद का मुंह टेढ़ा है, तो मुक्तिबोध को बिल्कुल याद रखना है। किसको? मुक्तिबोध को बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? कब की बात हो रही है? कब की बात हो रही है? 1954 की बात हो रही है, और नई कविता की बात हो रही है, तो जगदीश गुप्त को याद रखना है। किसको? जगदीश गुप्त को याद रखना है। तार सप्तक, तार सप्तक क्या है? आज्ञे ने लिखा है, याद रखना। तार सप्तक किसने लिखा है? तार सप्तक, आप गौर से देखिए, तार अलग कीजिए, सप्तक अलग कीजिए। तो सप्तक मतलब 7 का समूह, तो इसमें 7 समूह है, ठीक है। 1943 में इसको बनाया गया था, आज्ञे के द्वारा बनाया गया था तार सप्तक, ठीक है। इसी में ही भारत सिंह और भी बहुत सारे लोग, मतलब 7 लोगों का यहाँ पर नाम दिया गया है। फिलहाल इसका आंसर जगदीश गुप्त हो जाएगा, नई कविता पत्रिका के संपादक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज, पंकज शब्द रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है? तो पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, ये बताना है। तो 343 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद क्या है? 343, और जिक्र किया गया है 343351। 343 से 351 तक इसका जिक्र किया गया है, राजभाषा हिंदी का, ठीक है। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची में? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, ये बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन और भी यहाँ से बन जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण, इलाचंद जोशी? तो 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडे बेचैन शर्मा के द्वारा लिखित है, और एक उपन्यास है विधा की दृष्टि से, चॉकलेट। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं? जानकी मंगल एक नाटक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जानकी मंगल। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई? तो किसके किया गया है? सूरदास के किया गया है, बिल्कुल याद रखना है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के किया गया है।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, उपरोक्त सभी। 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों ऊपर उपन्यास दिए हैं बिल्कुल ठीक है। चंद हसीनों के खतूत और बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये पांडे बेचैन शर्मा के द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने माना है ये बताना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। हिंदी में एकांकी का जनक, एकांकी का जनक, एकांकी का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है? अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से श्रद्धा और मनु, किसको? अगर आपने पढ़ा होगा श्रद्धा और मनु को पढ़ा होगा तब आपको याद आ जाएगा कि श्रद्धा और मनु की कहानी किस में है? कामायनी में है। किस में है? कामायनी में है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? है क्या ये भी पूछा जाता है। तो ये एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं, बिल्कुल याद रखना है। क्लियर? हाँ, कामायनी को लिखा किसने है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और छायावादी युग से संबंध रखते हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कामायनी से लिया गया है, 15 सर्ग हैं, महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, श्रद्धा मनु इसके पात्र हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? बार बार बताता हूँ कितनी है। विराम चिन्हों की संख्या 20 है। किसके अनुसार? केपी यानी कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। और हिंदी का पाणिनि इन्हीं को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है, बताना है। बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंकर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेकर। आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर खेर। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसकी बात हो रही है? आर्टिकल, अगर आर्टिकल की बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो 344 यानी कि 344 को बिल्कुल याद रखना है। इसका गठन किया गया था। मेंबर की बात की जाए यानी सदस्य की बात की जाए तो टोटल मेंबर इसमें कितने थे? 21 मेंबर थे, यानी कि 21 सदस्य थे। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर 30 क्वेश्चन लिए हैं। प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है हिंदी चैप्टर से। हिंदी की सा ध्वनि किस में आती है? मूर्धन्य, तालव्य या दंत या ओष्ठ किस में आती है ये बताना है आपको। ये हिंदी की सा ध्वनि किस में आती है? तो हिंदी की सा ध्वनि तालव्य में आती है, बिल्कुल याद रखना है। 21 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक सा हमारा ये होता है, एक सा हमारा ये छोटा वाला होता है, एक षटकोण वाला होता है। तीनों सा को किस कैटेगरी में रखा है हम जान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आगे कुछ और पूछे। ये तालव्य में आता है, ठीक है, किस में आता है? तालव्य में आता है। ये वाला किस में आता है सा? तो ये वाला दंत में आता है। किस में आता है? दंत में आता है, बिल्कुल याद रखना है। और ये वाला सा किस में आता है? तो ये मूर्धन्य में आता है। किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। तीनों को बिल्कुल याद रखना है। बड़ा सा तालव्य, छोटा सा दंत और षटकोण वाला मूर्धन्य में आता है। सही युग्म का चयन करना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, क्या ये सही है? बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। 22 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली कौरवी के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल याद रखना है 22 में। अच्छा, पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आ जाता है? जैसे हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी आ जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करूं मैं तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती है पूरब में। बिहारी की बात करूं तो मैथिली, भोजपुरी, मगही और बज्जिका आ जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? 2001 से लेकर 2021 तक टीजीटी हिंदी
2001 से लेकर 2021 तक टीजीटी हिंदी के जो भी पेपर हुए हैं उनकी हम प्रीवियस सीरीज़ चला रहे हैं। कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस पढ़ते रहिए। अक्टूबर या नवंबर में संभावित डेट है एग्ज़ाम होने की टीजीटी, इसलिए अभी से पढ़िए। क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, तो ये 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ये रिपीट बहुत हुआ है क्वेश्चन। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आतिथि का पर्यायवाची है। आतिथि किसको बोलते हैं? मेहमान को बोलते हैं। आतिथि का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा? अमृतलाल, उन्नयन, आगुंतक या आजन्म। 24 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगुंतक हो जाएगा, ठीक है। और भी बोला जाता है, जैसे पाहुन बोला जाता है, पाहुन, है ना। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? अभ्यागत बोला जाता है, अभ्यागत, अभ्यागत। और मेहमान मैंने बता ही दिया, मेहमान, मेहमान भी बोला जाता है आतिथि के लिए। अब ज़रूरी नहीं है आगंतुक पूछ लिया तो आगंतुक ही पूछे, पाहन को भी याद रखना है, मेहमान को भी याद रखना है, अभ्यागत को भी याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ जन्म में समास है। आ जन्म में समास है। आ जन्म में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभव समास हो जाएगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि दुनिया का कोई सा भी अव्ययीभव समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? उसके शुरू में क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग। तो अव्ययीभव में अगर आप इसको अलग करेंगे तो आ अलग हो जाएगा और जन्म अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आ उपसर्ग लगा है, इसलिए अव्ययीभव समास हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो राष्ट्रीयता बन जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद, सबसे पहली बात तो ये है, ये रीतिकाल में आते हैं। किस में आते हैं? रीतिकाल में आते हैं, जिसमें कि बिहारी आते हैं, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। जिन्होंने बिहारी सही लिखी है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी या खड़ी बोली या ब्रज भाषा या मैथिली? तो किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में लिखित हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में घनानंद की कृतियों को लिखा गया है। सुजान सागर ब्रह लीला किसकी रचना है? घनानंद की ही रचना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा पूछा गया है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो विद्रोह करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी बिल्कुल। मुहावरों से सही पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे हैं। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और आज्ञे। तो 29 का बिल्कुल सुदर्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुदर्शन भागवंती उपन्यास के रचनाकार हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत किस कवि की रचनाएं हैं? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत से आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है? मलिक मोहम्मद जैसी की बात हो रही है। ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। सूफी संत काव्य धारा के ये कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत इन्होंने लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है, अखरावट लिखा है, ये रचनाएं थी इनकी। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना है सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।